तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। लाइक जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कितना टाइप होता है, ज़रा इसको देखते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि किसी को अगर ये भी ऐसे भी लोग हैं क्या जिनको ये पता नहीं कि वेरिएबल क्या है? क्या जी बोलो, तुम्ही को लेके चलेंगे। वेरिएबल क्या है पता? हाँ, नहीं पता। अच्छा, ये क्या है? पानी का बॉटल है। इसमें क्या रखे हैं? पानी रखे हैं। तो पानी जो रखे हैं वो पानी एक डेटा है, और ये जो बॉटल है क्या है? एक वेरिएबल है। अच्छा, ये बॉटल को कहाँ रखे हम? मान लो टेबल पे रखे, तो टेबल भी क्या है? वेरिएबल है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। और मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है एक वेरिएबल का? जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। यूं कहा जाए कि जब आप ऐसे भी समझो कि अगर आपको कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना होता है तो आपके पास कितने चॉइस हैं? अगर कोई आपसे बोले कि आपको अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने का आपके पास टोटल चॉइस कितना हो सकता है? मान लो आपने क्या लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, ये आपका प्रोग्राम है, ऐसा मान के चलो ये आपका प्रोग्राम है। अब जब प्रोग्राम आपने लिखा तो इसमें कुछ न कुछ वैल्यू हमें स्टोर करना पड़ेगा इनसाइड द प्रोग्राम। तो इनसाइड द प्रोग्राम जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे जहाँ की डेटा को थोड़े समय के लिए रखा जाएगा, ये ब्लॉक ही क्या कहलाएगा? ये ब्लॉक कहलाएगा वेरिएबल। क्या कहलाएगा ये? वेरिएबल। प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉलर ब्लॉक्स बनते हैं, जिस ब्लॉक में प्रोग्राम के अंदर डेटा को रखा जाता है, और इस ब्लॉक का मैक्सिमम लाइफ स्पैन कब तक होता है? जब तक कि प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही ये प्रोग्राम क्या हो गया, एंड, ये ब्लॉक अपने आप क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ लो कि अगर हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की बात करें तो हमारे पास कितना चॉइस है? अगर मुझे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास पहला चॉइस है क्या? टेम्पररी। क्या है? टेम्पररी। और दूसरा चॉइस क्या है? परमानेंट। जब टेम्पररी डेटा स्टोर करने की बात आती है तो टेम्पररी डेटा जहां स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जहां टेम्पररी डेटा स्टोर होता है उसे कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें कि वेरिएबल है क्या, तो क्या बोलेंगे? टेम्पररी, है ना? टेम्पररी स्टोरेज एरिया इनसाइड अ प्रोग्राम टू होल्ड डेटा इनसाइड द प्रोग्राम and max life span of a variable is till end of the program। मैक्सिमम लाइफ स्पैन एक वेरिएबल का कब तक होता है? टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। यहां से चलो हम कट करके नीचे लेकर के आ जाते हैं, इज टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रोग्राम में हम डेटा स्टोर कर सके बिना वेरिएबल बनाए हुए? नहीं पॉसिबल है। अब जब भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे, जैसे अभी आप पढ़ाई करने का ही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फॉर द टाइमिंग आपको चेयर चाहिए था, वाटर बॉटल चाहिए, कुछ चीज़ें तो चाहिए टेम्पररी आपको। तो उसी तरीके से जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होंगे, प्रोग्राम आपका रन हो रहा होगा, तो उस समय कुछ डेटा चाहिए, और वो डेटा प्रोग्राम में कहाँ स्टोर होगा? वेरिएबल्स के अंदर। तो वेरिएबल क्या है? टेम्पररी स्टोरेज
एरिया होता है किसी प्रोग्राम के अंदर जहाँ की डेटा हम स्टोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या हो सकता है इसका, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। अब रही बात कि क्या वेरिएबल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका डेटा क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेटा ऑफ अ वेरिएबल, डेटा ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की ही बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल के डेटा को एग्जीक्यूशन टाइम पे बदला जा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वेरिएबल। अब जस्ट इसका अपोजिट एक और स्टोरेज होता है, लेकिन इसमें डेटा चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब जो फिक्स है, तो इसे भी आप वही बोल सकते हो। ये भी क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया ही होता है इनसाइड अ प्रोग्राम, और ये भी डेटा होल्ड ही करता है, होल्ड डेटा इनसाइड द प्रोग्राम। एंड इसका भी मैक्सिमम लाइफ स्पैन कब तक होता है, स्पैन is and maximum lifespan of a constant is till end of the program। बट ये वेरिएबल से अलग कैसे है, तो क्या बोलेंगे, वेरिएबल से अलग ऐसे है क्योंकि इसमें रखा गया डेटा चेंज नहीं होता है। डेटा ऑफ अ कांस्टेंट can't be changed during execution of a program। बस एक कॉन्टेक्स्ट में कांस्टेंट वेरिएबल से अलग होता है। वो ये कांस्टेंट कहने का मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर वैल्यू। बट अगर वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल दैट कैन बी चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है वो वेरिएबल है, और जो चेंज नहीं कर सकता है वो कांस्टेंट है। तो ये बात हो गई किसकी, वेरिएबल और कांस्टेंट। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? अब वेरिएबल क्यों जरूरी है, तो वेरिएबल बिल्कुल चाहिए, हर प्रोग्राम में चाहिए। बिकॉज प्रोग्राम में अगर मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो टास्क से रिलेटेड हमें कुछ तो डेटा स्टोर करना पड़ेगा, और वो डेटा कहाँ स्टोर करेंगे। जैसे कि मुझे अभी पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए लैपटॉप रखना होगा, मुझे पढ़ाने के लिए राइटिंग पैड रखना होगा, तो इन सब के लिए तो स्पेस चाहिए ना। तो ये जो स्पेस हमने ऑक्यूपाई करा ये क्या है, मेरे लिए वेरिएबल है। अब हो सकता है कि अभी यहाँ पानी का बॉटल है, हो सकता है यहाँ पे पानी का बॉटल नहीं, हमारा मोबाइल रखा गया, तो यहाँ डेटा क्या हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। अभी मान लो कि बैठे हुए आप हो सकता है कि 1.5 घंटे बाद कोई और यहाँ बैठा हुआ हो, तो क्या फिक्स पोजीशन है, नहीं। तो क्या बोल सकते हैं उसको, वेरिएबल। अगर पूरा एक क्लासरूम हमारा प्रोग्राम है तो ये जो चेयर उस क्लासरूम में रखा गया है वो क्या है, एक वेरिएबल है। क्योंकि अगर एक क्लासरूम पूरा प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम में तो अलग अलग तरह का डेटा हमको रखना पड़ेगा, और वो डेटा कहाँ रखा जाएगा, वेरिएबल के अंदर। तो होपफुली वेरिएबल समझ में आ गया। अब एक बात और कि वेरिएबल जब भी आप बनाओगे तो वेरिएबल का आपको टाइप बताना होता है कि उस वेरिएबल में किस तरह का डेटा रखा जाएगा, किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। अब जैसे कि ये वाला पानी का बॉटल है, अगर इसमें हम गर्म पानी रख दें तो क्या होगा, इसका आकार ही बदल जाएगा, मतलब ये डैमेज हो जाएगा अगर सीधा सीधी बोले तो। क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो नॉर्मल वाटर को कंटेन करने का है, ये हॉट वाटर को कंटेन नहीं कर सकता, तो इसका डेटा टाइप अलग है। अब इसका साइज भी कुछ फिक्स है कि इतना ml या इतना लीटर पानी ये कंटेन कर सकता है, लिक्विड कंटेन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी वेरिएबल का साइज बताता हो और उसका टाइप बताता हो कि किस तरह के डेटा को वेरिएबल रख सकता है, वैसे कीवर्ड को ही डेटा टाइप बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, कीवर्ड दैट स्पेसिफाई
size and type of a variable. It means that a variable can have which kind of data and their size can be keyword that specifies size and type of a variable. It means that a variable can have which kind of data and their size is called data type. तो बेसिकली डेटा टाइप किसी वेरिएबल का साइज भी बताता है और किस तरह का वैल्यू रख सकता है वो भी बताता है. तो बिना डेटा टाइप यूज किए हुए क्या पॉसिबल है कोई वेरिएबल बनाना? नहीं. सो हम लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग अ डेटा टाइप इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो बिना किसका यूज करें? डेटा टाइप का यूज किए. जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां क्या यूज कर रहे हैं? आप डेटा टाइप यूज कर ही रहे हैं. बिना डेटा टाइप यूज किए किया ही नहीं जा सकता. अब डेटा टाइप ही दो तरह का होता है और वेरिएबल में भी अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल भी दो तरह का होता है. कुछ लोग जो ऑलरेडी पढ़े हैं दूसरे लैंग्वेज तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे. नया लड़का इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं. तो क्या कह सकते हैं हम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. गेस करो कौन कौन सा? स्टैटिक नहीं बोलेंगे बच्चा, लोकल बोलोगे. लोकल एंड लोकल और दूसरा क्या बनेगा अपना? ग्लोबल. अब लोकल और ग्लोबल का मतलब क्या होता है ये समझ में आता है सबको? लोकल और ग्लोबल का अंतर क्या है? लोकल कहने का मतलब अ वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन, सो इट्स अ स्कोप. A scope is inside the सिर्फ फंक्शन के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं. आप बाहर से यूज नहीं कर सकते हैं. ठेठ में ये मतलब हो गया. अगर किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल को फंक्शन के ब्लॉक के बाहर से यूज नहीं कर सकते. तो क्या बोलेंगे इसको? लोकल वेरिएबल. अब अगर मान लो इस पानी के बोतल को मैंने यहाँ रख दिया और बोला कि इस क्लासरूम के बाहर ही नहीं जाएगा, जिसको भी यूज करना है इसके अंदर ही यूज कर सकता है, बाहर से यूज नहीं होगा. तो क्या बोलेंगे? इसका स्कोप लोकल है कि ग्लोबल है? लोकल है. और लेकिन मान लो वो वाला जो बोतल है पीला वाला, हम बोलते हैं ये पूरे ऑफिस में कहीं भी जा सकता है, तो क्या बोलेंगे? उसका स्कोप क्या है? ग्लोबल है. ग्लोबल स्कोप कहने का मतलब कि हाँ थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं से भी इसको यूज किया जा सकता है. तो क्या बोलेंगे? A variable that has been declared outside the block of a किसी फंक्शन के ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ग्लोबल वेरिएबल होता है. आउटसाइड ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन, सो इट्स स्कोप इज
पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप यूज कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल। ये फायदा हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल बनाने का। और ऐसे भी मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या बना रहे होंगे, ग्लोबल वेरिएबल बना रहे होंगे, ये भी याद रखना है। डेटा टाइप की अगर हम बात करें, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है जी, तुम बताना। अब डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप ही 2 तरह का होता है, पता होगा कितने तरह का होता है, 2 तरह का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। कौन कौन सा याद है? पहला डेटा टाइप जो होगा आपका वो क्या होगा, प्रिमिटिव। क्या होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कहने का मतलब होता है जो पहले से बना बनाया डेटा टाइप, जो लैंग्वेज डेवलपर ने पहले से ही बना के रख दिया, उसी को क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो क्या बोल सकते हैं हम, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। प्रीडिफाइंड डेटा टाइप लाइक अगर हम खास तौर से जावास्क्रिप्ट की बात करें, अभी किसकी बात करेंगे, नो डाउट जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो अगर यहाँ मैं अगर पॉइंट आउट करूं तो यहाँ अलग अलग जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर। हो सकता है जो C++ के बैकग्राउंड से होंगे वो इंट पढ़े होंगे ना, इंट, फ्लोट, कैर, ये सब पढ़ा होगा। जो पाइथन के बैकग्राउंड से होगा, जो रिसेंटली पढ़ा है, तो उसमें भी पढ़ा होगा अलग अलग, जैसे इंट पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रिंग पढ़ा होगा, फ्लोट पढ़ा होगा, बुलियन पढ़ा होगा, लिस्ट, टपल, है ना, रेंज, ये सब पढ़े क्या है। यहाँ कुछ अलग कहानी है। पहला क्या है, नंबर। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग। तीसरा जो है बुलियन, बुल, कहाँ भाग रहा है, बुलियन। इसके अलावा क्या है, एरे। क्या है, एरे। हाँ, एरे यहाँ एक डेटा टाइप के रूप में यूज होता है। क्या बोल रहे हो तुम, किसमें ना, अरे नॉन प्रिमिटिव में नहीं आएगा। नॉन प्रिमिटिव में जिसे कि हम बनाएंगे, ये पहले से बना होता है। इसके अलावा अगर बात करें एरे के बाद, तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में कौन आ जाएगा, तो नॉन प्रिमिटिव में जो डेटा टाइप हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे। अब जनरली तो स्टैंडर्ड टर्म में होता है सिर्फ क्लास, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट बना सकते हो विदाउट क्रिएटिंग क्लास। तो यहाँ पे 2 कहेंगे, तो कह सकते हो डेटा टाइप दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, लाइक। अब प्रोग्रामर के द्वारा क्या क्रिएट किया जाएगा, प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामर के द्वारा क्या क्रिएट किया जाएगा, क्लास। तो ऑब्जेक्ट और क्लास, इन दोनों को यूज करके हम अपने जरूरत के हिसाब से नया डेटा टाइप बना सकते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑपरेटर की, तो यही तो हुआ, नॉन प्रिमिटिव को ही तो बोलते हैं। हाँ, बोलो ना। अब आओ C और C++ की जहाँ तक बात करें तो वहाँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने का कई तरीका है। स्ट्रक्चर यूज करके, यूनियन यूज करके, टाइप डेफ का यूज करके, है ना। हाँ, नहीं पता तो यूनियन भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या फर्क होता है, चलो रिकी रोशन बताएगा। सी पढ़ाया ना, तो सीओ में तो स्ट्रक्चर यूनियन है, C++ में थोड़ी स्पेशली दिया गया। स्ट्रक्चर और यूनियन में ये फर्क है कि मान लो कि तुम बाजार जा रही हो, अब घर से बोला गया कि 5 रंग के सब्जी लाना है, अब 5 को झोला लेके जा रही है, ये समझ लो स्ट्रक्चर। आप घर से जा रही हो, बोला कि 5 में से कोई एक को सब्जी लाना है,
तब तुम 5 झोला लेके नहीं जा रही, एक को बड़का झोला लेके जा रही है, क्योंकि एक ही सब्जी लानी। तो वो हो गया यूनियन, अभी नहीं पल्ले पड़ा होगा। अब आते हैं इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें चॉइस देना है और चॉइस में मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए भी अलाउ करना है। तो अगर मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो सभी के वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन से किसी एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करवाना है तो एक ही वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो जब एक ही मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हमें स्टोर करवाना हो तो वहां यूनियन का यूज करते हैं, लेकिन जब मल्टीपल वैल्यू से मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना हो तो किसका यूज करेंगे? स्ट्रक्चर का। ऑनलाइन ना कोई है अच्छा रहने दो। अब अगर मान लो तुम एक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर में क्या कहानी होता था। मान लो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्या कीवर्ड लिखते हैं इसके पीछे नहीं भागते अभी। और मान लो कि हमने लिखा यहाँ पे इंट एज, यही ना। मान लो हमने लिखा यहाँ पे कैर नेम 20। चलो यही 2 लेके चलते हैं, करेक्ट, एज और नेम। अब जरा देखो ये जो हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर का कुछ नाम भी दे सकते हैं। मान लो स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे हमने क्या दे दिया? स्टूडेंट। अब होगा क्या, हमने अगर ऐसे जैसे ही किया तो लिटरली अगर मैं बोलूं तो हमने एक नया डेटा टाइप बना दिया। किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। अब जब हम स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट S1। और जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे तो होगा क्या, S1 नाम का एक बड़ा सा वेरिएबल बनेगा। S1 नाम का एक बड़ा वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे? इसके अंदर 2 ब्लॉक्स होंगे। एक ब्लॉक होगा कितने का? 2 बाइट का, और एक होगा, करोगे बदमाशी, 20 बाइट्स का। एक कैरेक्टर 1 बाइट के बराबर होता है, 20 बाइट्स के बराबर होगा। तो अब अगर टोटल मैं साइज पूछूं कि S1 का साइज क्या होगा तो बोलोगे 22 बाइट्स का साइज होगा। कितने बाइट्स का साइज होगा? 22 बाइट्स का साइज होगा। अगर हम एक दूसरा स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट S2। तो S2 के लिए भी जो ब्लॉक बनेगा कुछ ऐसा बनेगा S2 के लिए, और उसके अंदर भी कितना ब्लॉक होगा? एक 2 बाइट का और एक 20 बाइट्स का। इसके अंदर क्या रहेगा? स्टूडेंट का एज होगा, और इसके अंदर क्या होगा? नाम हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा? एज होगा और यहाँ कुछ नाम होगा। अब अगर हम पूछे कि S2 का साइज भी कितने बाइट का है? 22 बाइट्स का। तो स्ट्रक्चर में ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर वही मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट के जगह क्या यूज कर लूं, यूनियन लिख दो सिर्फ, तो क्या होगा पता है? तो इसमें से जो सबसे बड़ा साइज का वेरिएबल है, यूनियन के जितने भी मेंबर वेरिएबल हैं, जो सबसे बड़ा साइज का है उतने ही साइज का इसमें क्या होगा? एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट होगा। कितने बाइट का? 20 बाइट्स का, जो सबसे बड़का है। अब इसमें कोई एक ही वैल्यू रख सकते हो, या तो एज या तो नेम। तो जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें बनाना हो, जहां जेंडर स्टोर करना हो, तो वहां किसका यूज करेंगे हम? यूनियन का। और जहां मल्टीपल वैल्यूज ही स्टोर करना हो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड, तब किसका यूज करेंगे? तो यूज करेंगे स्ट्रक्चर। तो C++ में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने का कई तरीके थे, जिसमें पहला तरीका था क्या तुम्हारा? टाइप डेफ का यूज करके एक नया डेटा टाइप बनाओ। मतलब जो पहले से बनल है उसके नाम बदल दो, टाइप डेफ बस यही इतना करता है। हम इंट न लिख करके लिखना चाह रहे हैं रिंग की, तो भी काम कर जाएगा। अगर हम फ्लोट न लिख करके लिखना चाह रहे हैं ऋषि, तो भी काम कर जाएगा। तो टाइप डेफ क्या करता है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका नाम सिर्फ बदलता है, मतलब उसका एक निकनेम क्रिएट कर देता है। ऐसा नहीं कि वो बदल देगा तो फिर यूज नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर जो तुम खुद जानते थे,
तीसरा क्या, यूनियन, और चौथा क्या, चौथा C++ में था क्लास बनाकर। लेकिन यहां आप डायरेक्ट क्लास भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन पाइथन में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने के लिए सिर्फ क्या करना होता था, क्लास बनाना। बताए तो जेंडर का हो गया, या जो जितने भी क्विज का देखते हो एप्लीकेशन, तो क्विज का जो एप्लीकेशन होगा उसमें से क्या होगा, हर क्वेश्चंस में मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से कितने ऑप्शंस को स्टोर करना है, एक को ना, यूनियन, हाँ मल्टीपल तो स्ट्रक्चर। वो एमआर शीट का एक नाम सुनी हो, वहां भी किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, हर क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा ना कि मल्टीपल होगा, एक आंसर होगा, तो एक ही वैल्यू स्टोर करना है आउट ऑफ 4, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनियन है। तो इसीलिए ना एग्जाम्पल लिए थे शुरू में। अब जरा झोला वाला एग्जाम्पल फिर से रिकॉल करो तो समझ में आ जाएगा। मान लो कि तुम घर से जा रही हो और घर से बोला गया कि एक काम करो, जब वापस लौटोगी तो 5 तरह की सब्जी लेके आनी है। अब 5 सब्जी के लिए 5 अलग अलग हम कैरी बैग लेके जा रहे हैं, और लेकिन बोला गया कि नहीं 5 चॉइस दे रहे हैं आपको, 5 में से कोई एक सब्जी लेकर के आना। अब 5 में से जो सबसे बड़ा सब्जी हो सकता है, मान लो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, कद्दू, या फिर एक और होता है ना गोल गोल सा बड़ा कोहड़ा, कुछ बड़ा वाला अगर इस तरीके का है, तब क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा वाला जो कैरी बैग होगा वो लेकर के जाएंगे। तो वही चीज में बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा वाला वेरिएबल होगा वही एलोकेट होगा यूनियन को। और अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जितने स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे, सारे मेंबर्स के साइज को जोड़ करके उतना बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है स्ट्रक्चर। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और यूनियन में टेक्निकल डिफरेंस होता है मेमोरी एलोकेशन का। इसका मेमोरी एलोकेशन का, स्ट्रक्चर में मेमोरी एलोकेट होता है सारे मेंबर्स के साइज को ऐड करके, और यूनियन में जो सबसे बड़ा वाला मेंबर होता है उतना ही फाइनल मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि मैक्सिमम वही वाला वैल्यू स्टोर करना होगा, यही नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनियन कहने का मतलब कि एक वैल्यू स्टोर करना है। नहीं, हम बीच में जब मन करेगा तो इंट भी लिख सकते हैं, जब मन करेगा तो एबीसी भी लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो उसका उपनाम है। क्या है उसका? अब किसी बंदे का नाम मान लो कि नाम ऋषि है, अपना नाम वो रख लिया मुकुल, तो ऋषि भी रह सकता है, मुकुल भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुकुल अपना निकनेम रख लिया तो ऋषि नहीं यूज कर सकते, दोनों कर सकते। तो टाइप डेफ क्या करता है, ऐसा करते हैं इसलिए ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से हर एक डेटा टाइप का शॉर्ट फॉर्म बना लें। अब मान लो इंट के साथ हम बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, अब इंट में हमको समझ में नहीं आता है। अब इंट के जगह पे हम वहां पे उसको नंबर लिख दिए, नाम लिख दिए, क्या लिख दिए, नम लिख दिए। इस तरीके से हम अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, अपने सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप टाइप डेफ का यूज करो। और ये सब वो करते हैं जो नए यूजर होते हैं, जो प्रो लेवल के होते हैं, वो इन सारी चीजों को करने में बिलीव नहीं करते। ये शुरू में जैसे कि तुम सी लैंग्वेज का क्लास कर रही है तो बड़ा इंप्रेसिव है कि ना सर नाम में बदल दिए, वो उन लोगों के लिए उस लेवल तक सही। अब तुम लोग जितना एनिमेशन के पीछे भागते हो, रियल टाइम वेबसाइट में कितना एनिमेशन दिखाई देता है, जितना एनिमेशन रहेगा खुलेगा, लोड बढ़ेगा। कंटेंट क्वालिटी पे और उसके स्ट्रक्चर पे, डिजाइन पे और स्पीड पे फोकस किया जाता है, सिक्योरिटी पे फोकस किया जाता है। अरे कोई हम एनिमेशन क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं, हल्का फुल्का एनिमेशन या ट्रांजिशन डाला जाता है ताकि ओवरऑल जो वेबसाइट का लोड होने का टाइम हो कम से कम हो। तो कौन किसके पास इतना फालतू टाइम है? जो बेरोजगार है वो भी ज्यादा अगर देर से खुलेगा आपका वेबसाइट का यूज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो इम्प्रेसिव होता है फर्स्ट टाइम में जब हम यूज कर रहे होते हैं तो, लेकिन काम उतना नहीं है। जैसे सुने होंगे बहुत सारे लोगों को, शॉर्टकट जो होता है मैथ का,
इंप्रेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन काम आता है वही, बेसिक जो फॉर्मूला है वही। ऑपरेटर के बारे में तो जानते ही होगे। ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल, है ना। द स्पेसिफिक ऑपरेशन ओवर द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि कहीं हमने लिखा है ऐसे x इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ x क्या है? ऑपरेंड है। a क्या है? ये भी ऑपरेंड है, लेकिन इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। अच्छा, a क्या है? ऑपरेंड है। b क्या है? ये भी ऑपरेंड है, लेकिन ये प्लस क्या है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में खास तौर से 3-4 ऑपरेटर पे सबसे ज्यादा हम लोग काम कर रहे होंगे। सबसे पहला क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर, इस पे बहुत काम कर रहे होंगे हम लोग। उसके बाद क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर, इस पे बहुत काम कर रहे होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद क्या बात करें? रिलेशनल ऑपरेटर, इस पे काम कर रहे होंगे। और फिर लॉजिकल ऑपरेटर, इस पे काम कर रहे होंगे। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो सबको पता होगा, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूं। ये सब क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मोडुलो डिवीजन, ये सारा कुछ। असाइनमेंट ऑपरेटर का इकलौता एग्जांपल क्या है? इक्वल टू। और रिलेशनल ऑपरेटर का क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये एग्जांपल किसका है? रिलेशनल ऑपरेटर का। और नेक्स्ट क्या है बनता है अपना? लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे अगर हमने ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा, एंड, लॉजिकल एंड, अगर ऐसा हमने कहीं देखा, फिर और क्या देखा? ऐसा, और इसको क्या बोलते हैं? और कहीं ऐसा हमने देखा तो इसको बोलते हैं नॉट। एंड और नॉट, ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किसी प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करने के लिए कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम का फ्लो कुछ और होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स हो तो प्रोग्राम का फ्लो कुछ और होना चाहिए। तो जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करता हो, वैसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जो कंडीशन को पहले वेरीफाई किया, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कुछ अलग टास्क परफॉर्म करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो कुछ अलग टास्क परफॉर्म करेगा, है ना। तो चलो पहले यहाँ तक पहुँचते हैं। ये तो थोड़ा सा हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़े। अगर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखें इसका, तो जावास्क्रिप्ट में आ जाएं। ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। इसमें तो कुछ अभी ज़्यादा किया नहीं गया है, रहने देते हैं एज इट इज़ इसको, कि हटा दें पहले से जो भी था सारी चीज़ों को। हाँ, नहीं, फर्स्ट जेएस प्रोजेक्ट हो गया ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकंड एक जेएस प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं सेकंड जेएस प्रो, ऐसा बना दें। अब इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। जैसे क्या बना लूँ मैं? index.html यहाँ भी बना लेते हैं। यहाँ भी क्या बना लेते हैं? style.css, ताकि उस प्रोजेक्ट में हम कोई चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं, एज इट इज छोड़ देंगे उसको। stion action.js, तीनों फाइल यहाँ भी बन गया। अभी हम काम करेंगे इसी वाले के ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर। अभी इस वाले में हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स वाले पेज पे। बेसिक स्केलेटन के लिए बस हमें एक्सक्लेमेशन और इमिट का यूज़ करेंगे हम लोग। चलो ये आ गया हमारा।
अब मुझे अगर जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं पे लिख के पहले सीख लेते हैं, वेरिएबल वगैरह का कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है, तो अगर मुझे यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो माय बैड, तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट ना, स्क्रिप्ट, और यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकता हूँ। अब चलो सबसे पहले हमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझना है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट यूजिंग var let const। अच्छा, ये वाली जो लाइन है सब लोग समझ रहे हैं ना, ये वाली लाइन क्या है, कमेंट लाइन, ताकि ये सिर्फ हमें समझना है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है। जावास्क्रिप्ट को ये समझ में नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट इसको नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए मैंने इसको कमेंट किया है। अब सबसे पहली बात है कि हम वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड है, var let और const। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है जरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझें। देखो, जब हम var का यूज करते हैं तो var मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रख लेता है, हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। let मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता है। var और let में पहले अंतर समझिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप var कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन let का यूज करके एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो, बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन var कीवर्ड की मदद से जो वेरिएबल आप डिक्लेयर किए उसको बार बार आप इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब उसका वैल्यू आप चेंज बार बार कर सकते हो। let कीवर्ड यूज करके जो आपने वेरिएबल बनाया है उसमें भी वैल्यू आप री इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब बार बार वैल्यू उसका चेंज कर सकते हो। लेकिन const कीवर्ड का यूज करके जो आपने कांस्टेंट बनाया है, जो कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक एक करके देखें इस सारी चीजों को। चलिए एक हम वेरिएबल बनाते हैं अभी var लिखते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखे, var, और हमने लिखा x, और x में कुछ वैल्यू रख देते हैं, रख दिया जाए। मान लो x में हमने वैल्यू रख दिया 5, फिर हमने लिखा क्या, var y, और y में हमने वैल्यू रख दिया 7। रख सकते हैं, जी हाँ, ये तरीका हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई तुम इको कर, ये प्रिंट कर दो या अलर्ट में दे दूं, किस पे दे दूं, चलो मैं चाह रहा हूं कि प्रिंट कर दो। तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहां लिखना चाह रहा हूं कि h1 के रूप में, इसको किसके रूप में लिख दो, h1 के रूप में रखो। कर सकते हैं ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी चीजें मुझे यहां पे रखनी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लस का। प्लस जैसे कॉमा देते थे पाइथन में, वैसे ही यहाँ पे क्या देना होता है, प्लस देना होता है। जब PHP पढ़ाएंगे तो वहां क्या देना पड़ेगा, डॉट। अलग अलग आर्ग्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर, जो बेसिकली आर्गुमेंट सेपरेटर के रूप में यूज होता है यहाँ, ठीक है। और यहाँ जो भी चीजें मुझे देनी है, क्या प्रिंट करना है मुझे, मान लो एक तीसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूँ var, और हमने यहाँ पे क्या लिखा z, और var g इक्वल टू क्या लिखा, x प्लस y, और यहाँ फाइनली हमने किसको प्रिंट कर दिया, z को। कैसा लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि h1 क्यों लिखे हैं, h1 इसलिए लिखे हैं ताकि ये बोल्ड है थोड़ा, ताकि अभी इसकी स्टाइलिंग हमको करना न पड़े अलग से। चलिए इसको हम लोग अब क्या करते हैं, लाइव करते हैं, गो लाइव। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 आना चाहिए प्रिंट हो करके, आ भी रहा है, सही है।
यहाँ दिख रहा होगा 12। अब ये बोल्ड क्यों दिख रहा है जानते हैं? बिकॉज आपने यहाँ पे किसके अंदर में इसको रखा है। अगर मान लिया जाए कि मैं इसको कट कर लेता हूँ थोड़ी देर समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जेड को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ सिर्फ जेड को प्रिंट किया। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो समझ में आ रहा है? तो ऐसा इतना तामझाम क्यों किए थे, अब समझ में आया? हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते थे जो भी हमने करके दिखाया, बट ये इस तरीके से बोल्ड अपीयर नहीं आता। तो हम फिर से क्या कर लेते हैं, कॉपी किया हुआ था ही मेरा, हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, वापस से सही आने लगा ये। चलिए, तो हम इस तरीके से ये भी देखें कि राइट में हम मल्टीपल आर्गुमेंट जब भी पास करना चाहेंगे तो किससे सेपरेट करेंगे, और जब हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू या HTML का कोई टैग लिखना होगा तो उसको हमेशा डबल कोट में रखना होगा, और अगर कोई वेरिएबल लिखना होगा तो उसको डबल या सिंगल कोट से बाहर रखेंगे। ये बात भी समझ में आ रही है? अब जरा अगले मुद्दे पे आओ। बाद में मुझे क्या लगता है कि x का वैल्यू मुझे चेंज करके 20 कर देना है। क्या कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, x को हमने यहाँ पे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द x बाई 5। हमने x को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। लेकिन यहाँ आप क्या बोलोगे, ये यहाँ क्या कर रहे हो आप? हम बोलेंगे री-इनिशियलाइज द x बाई 20। x को हम री-इनिशियलाइज कर रहे हैं किससे? तो इस बार z का वैल्यू क्या आना चाहिए? z का वैल्यू 27 आना चाहिए। आ रहा है? अब मुद्दा ये है कि ठीक है, इसको हम री-इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या फिर से री-इनिशियलाइज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जितनी बार मर्जी उतनी बार। तो इस बार क्या आएगा? 57 आएगा। क्या y को भी हम री-इनिशियलाइज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जब x को री-इनिशियलाइज कर सकते हैं तो y को भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या इसको बार बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा var y, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको? री-इनिशियलाइज इनिशियलाइज एंड री डिक्लेयर y। y को हम री-इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, री डिक्लेयर भी कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है, क्योंकि आपने where कीवर्ड का यूज किया। अगर वही ये लेट किया हुआ रहता तो इशू था। अभी अगर हम रन करेंगे कोई एरर नहीं आएगा। आया? नहीं आया। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा आप बात को। बस यहाँ मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ लेट। क्या लिख देता हूँ? लेट। और यहाँ भी क्या लिख देता हूँ? लेट। अब देखना, इस लाइन में इशू आने वाला है। अगर इस लाइन को हम कमेंट कर देंगे कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि x और y को आप क्या कर सकते हैं? री-इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। अभी रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 70। आ भी रहा है, क्योंकि x को री-इनिशियलाइज किया 20 से जो पहले 5 था, और y को री-इनिशियलाइज किया 50 से जो पहले 7 था, और दोनों को ऐड करके 70 आ रहा है। लेकिन ये मसला हमारे यहाँ फंस रहा है कि क्या हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं? कहाँ था ये वाला ऑप्शन ना? क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ? लेट, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। चलो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब जब हम रन करेंगे तो इशू आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एरर क्या आ रहा है वो भी एक एंड यूजर को पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे इसे क्या करना होता है? इंस्पेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? इंस्पेक्ट करना होगा। इसमें हम कंसोल पे आएंगे तो यहाँ एरर दिखाएगा। क्या कंसोल पे एरर दिखा रहा है? आइडेंटिफायर y हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब ये कि y पहले से डिक्लेयर्ड है, और अगर लेट का यूज करके आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको आप री इनिशियलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते। एड्रेस दोनों का सेम कैसे आएगा? डिफरेंट आएगा ना।
इसमें तो अगर सेम वैल्यू भी रखोगी ना तो भी डिफरेंट ही आएगा एड्रेस। वो सिर्फ पाइथन का कहानी था कि पाइथन में अगर सेम वैल्यू रखेंगे तो एक ही सिंगल ब्लॉक बनेगा। ये जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन नहीं है। यहाँ तो अगर x में 5 रखते हैं और y में भी 5 रखते हैं तो इंटरनली 2 ब्लॉक बनेगा, एक x का और एक y का। ये जो कॉन्सेप्ट तुम मिक्सअप कर रही हो पाइथन का कॉन्सेप्ट। एनीवेज अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी मेन मुद्दा वो नहीं है कि मेमोरी कितना कहाँ लेगा और क्या लेगा। अभी ये मेन हमारा पॉइंट होना चाहिए कि लेट कब यूज करना है और वैर कब यूज करना है। जब आपको लगता है कि आपको री इनिशियलाइज और रीडिक्लेयर भी करने की जरूरत आ सकती है सेम वेरिएबल को, तो आप वैर की वर्ड यूज कीजिए। लेकिन लगता है कि नहीं, आप री इनिशियलाइज तो करने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन रीडिक्लेयर नहीं करना पड़ सकता है, तो आप लेट यूज कीजिए। लेट यूज करना मेमोरी इफिशिएंट माना जाता है। वैर यूज करना मतलब वो आपके मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है तब तक जब तक कि प्रोग्राम खत्म ना हो जाता है। लेकिन जब लेट यूज करते हो तो जैसे ही उसका ब्लॉक खत्म वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो इससे मेमोरी इफिशिएंसी बढ़ जाता है। किसके केस में? लेट के केस में। समझे? तो वैर और लेट ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है? कॉन्स्ट का। तीसरा तरीका क्या है? अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ऐसा तो यहाँ पे नहीं कर सकते। एक सेकेंड, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। करेक्ट। अब सवाल ये है कि क्या y को मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ? क्या कर देता हूँ? कॉन्स्ट कर देता हूँ। इसको लेट किया, इसको क्या किया? कॉन्स्ट y को। अब जरा रन करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। कुछ एरर दिया? नहीं दिया। एरर कहाँ दिखेगा? इंस्पेक्ट करेंगे पेज को और कहाँ चलेंगे? कंसोल पे आएंगे। यस, यही तो एरर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में आप कोई वैल्यू क्या नहीं कर सकते? असाइन नहीं कर सकते। ये आप जो कर रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है यहाँ। अब जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। आया? तो बताओ कि ये तीनों पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, वैर, लेट और कॉन्स्ट, कि नहीं? अब जरा लोकल और ग्लोबल वाली बात भी क्लियर कर ले तो अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेरिएबल बनाना तो आ गया। जब भी आपको वेरिएबल बनाना है आप बनाओ। इतना ही नहीं, जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, बहुत ही इजी है। इवन कि आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे लिख दिया हमने x = 5, सही बात है। अब बाद में हम लिख रहे हैं कि var x, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब ये कि आप x को पहले यूज कर लो, बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हो। और इसी फीचर को यहाँ पे बोला जाता है होस्टिंग, HOISTING, जो आगे पढ़ेंगे हम। एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है जावास्क्रिप्ट का। अब अगर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या राइट कर लें? x को कंट्रोल x करते हैं। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 88 आया कि नहीं? तो हमने पहले इसको डिक्लेयर किया और बाद में क्या कर रहा हूँ, या चलो हम इसमें इनिशियलाइज भी नहीं करते, पहले मैंने x लिख दिया और बाद में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये भी अलाउड है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में यहीं पे एरर मार देगा कि है क्या ये। नहीं, पाइथन अगर यूज कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं पता तो आपको नन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। हाँ, अगर C या C++ का चर्चा किए थे हम लोग शुरू में, तो वहां तो आपको बाकायदा ऐसे लिखना पड़ेगा, इंट x। नहीं, अब बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, var x। क्या लिख सकते हैं, var x। ये भी अलाउड है, पहले डिक्लेयर किए बाद में इनिशियलाइज किए, दोनों ही केस अलाउड है। यहाँ पे देख, अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्स्ट, अच्छा पूछा जाए आप लोगों से कि कॉन्स्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, तो क्या बोलोगे?
हाँ, जहाँ वैल्यू फिक्स कर देना है, जैसे बैंकिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फिक्स कर देना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस टाइप का बनाएंगे? कांस्टेंट टाइप का बना देंगे। लोन अमाउंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वैरी कर सकता है, तो उसको हम क्या बनाएंगे? लेट या वेर का यूज करके बनाएंगे। किसी एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, उसमें एम्प्लॉय आईडी क्या रहेगा? रोज रोज बदलेगा क्या? सेम रहेगा ना, तो उसको कॉन्सेप्ट बना सकते हो। लेकिन एम्प्लॉय का नेट सैलरी ये क्या होगा? बढ़ सकता है। एम्प्लॉय का अलाउंस बढ़ सकता है या घट सकता है, तो उसको हम वेर या कॉन्स्ट के यूज से बनाएंगे। अब जरा आते हैं, मान देखो, अगर हमें ग्लोबल टाइप का बनाना है, मतलब प्रोग्राम जब तक बंद ना हो तब तक हम कभी भी यूज कर सके, तो वेर यूज करो। और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सिर्फ बनाना है, तो लेट यूज करो। यही मेन मुद्दा है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए कोई कोड कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बस इस ब्लॉक के अंदर ही इसका यूज है, इसके बाहर इसका कोई यूज नहीं है, तो लेट यूज करके बना। नहीं, तो भी नहीं कर सकते। तो वैर ग्लोबल तब है जब वो उसको बाहर बनाए हो। हाँ, बाहर बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो पूरे प्रोग्राम तक यूज नहीं होगा, एक बार यूज होगा। तो इसलिए क्योंकि वो मेमोरी में जगह नहीं बना करके रखता है, और ये है कि हमारे मेमोरी में स्पेस तब तक अक्वायर करके रखेगा जब तक कि प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसलिए वैर जो है वो मेमोरी ज्यादा यूज करता है, लेट कम यूज करता है। तो हम हमेशा एक ही चीज याद रखो कि बीइंग अ डेवलपर, दिमाग में बिठा लो कि एक पूरे सॉफ्टवेयर में कौन सा ऐसा डेटा है जिसको कि फ्रिक्वेंटली यूज करना है, रिपीटेडली यूज करना है, तो उसको वैर से बनाओ। कौन सा ऐसा डेटा रखना है जिसको एक आध बार यूज करना, उसको लेट से बनाओ। नहीं, अब एक बात बताओ कि अभी तुमको एक प्लम्बर का जरूरत है और उसका नंबर मिला, तो नंबर सेव भी करोगे? शायद नहीं, लगेगा कि बस एक वन टाइम का जरूरत है, अगली बार थोड़ी करना है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे कोई रिलेटिव का नंबर तुमको मिला, क्या करोगे? तुरंत सेव करोगे, बात करना हो या नहीं? हो सकता है मोस्ट ऑफ टाइम में बात करना हो, फ्रिक्वेंटली बात करना हो, तो वो डिपेंड करता है नीड पे। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों को यूज कीजिए। लेकिन जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेट तब यूज करो जब चाहते हो कि मेमोरी कम यूज हो, वैर तब यूज करो जब मेमोरी ज्यादा यूज हो। वैर तब यूज करो जब उस वेरिएबल को कई बार रिपीट करना है, बार बार यूज करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम। लेट तब यूज करो जब एक आध बार उसको यूज करना है बस। और कॉन्स्ट तब यूज करो जब उसका वैल्यू फिक्स कर देना है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किसी ब्लॉक के अंदर कुछ भी बना दिया तो उसको बाहर से नहीं यूज कर सकते। अभी वही चेक करवाने जा रहे हैं। आओ देखो, मान लो एक फंक्शन बनाना है, तो पाइथन पढ़े हो ना सब लोग। अगर सी या C++ की बात करें तो उधर फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता था? पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता था और उसके बाद फंक्शनवा का नाम लिखना होता था। जैसे माई फंक्शन ऐसे नहीं लिखते थे क्या जी? रोशन एंड अपर्णा, यही ना होता था। और उसके बाद क्या लिखते थे? और यहाँ जो बतवा लिखना होता था वो बॉडी ऑफ द फंक्शन, यही ना, बॉडी ऑफ द फंक्शन। जो भी फंक्शन से काम करवाना होता था वो सब बात लिख देते थे। ये C और C++ का टाइप था। इसको बोलते थे रिटर्न टाइप, इसको बोलते थे फंक्शन का नाम, और इसको बोलते थे फंक्शन का आर्गुमेंट, इसको बोलते थे फॉर्मल आर्गुमेंट। और जब कॉल करते वक्त आर्गुमेंट पास करते थे तो उसको कहते थे एक्चुअल आर्गुमेंट। तो ये तो C या C++ में स्टाइल होता फंक्शन अगर बनाते तो। पाइथन जो पढ़ के आया है अभी एकदम तरोताजा, उसको याद होगा डेफ और क्या लिखते? माई
यही ना, और उसके बाद कोलोन और उसके बाद उसका पूरा कहानी क्या, बॉडी ऑफ फंक्शन, यही ना, ये ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये ना तो पाइथन है, ना C++ है, ना जावा है, ये है जावा स्क्रिप्ट। अरे बिल्कुल अलवेला, बिल्कुल अलग है बाकियों से। ये बोलता है हम फंक्शन बनाना है तो हम फंक्शन ही लिख के बनाएंगे, लिखिएगा फंक्शन और उसके बाद फंक्शन कीवर्ड यूज कीजिए और फंक्शन का नाम दे दीजिए। मान लो फंक्शन का नाम रख देते हैं हम ऐड, रख सकते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं, पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। अब यहां मान लो कि हमने लिखा लेट a इक्वल टू 6, लेट a इक्वल टू 6, लेट b इक्वल टू 7, ऐसा है। अब क्या लिखता हूं मैं, लेट c इक्वल टू a प्लस b, और मैं चाह रहा हूं कि इसी को अलर्ट कर दो, क्या कर दो, अलर्ट कर दो, और अलर्ट क्या कर दो, सम ऑफ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना, प्लस a, फिर क्या देंगे एंड, और फिर यहाँ क्या देंगे b प्लस इज, और फिर प्लस देके क्या देंगे c। इस तरीके से एक अलर्ट पे मैसेज बना देंगे हम लोग। अब अगर पूछे कि ये ABC क्या है, लोकल वेरिएबल है, ABC क्या है, लोकल वेरिएबल है, क्या इसके बाहर से इसको हम यूज कर सकते, नहीं कर सकते। अगर हमने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले ट्राई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और किसको मैंने राइट करना चाहा, C को, लेट्स सी। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे एक अलर्ट, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया ओह, फंक्शन तो समझ लो कि बिना इंजन का गाड़ी है, उसको धक्का देना पड़ेगा, जब तक कॉल करेंगे नहीं चलेगा नहीं है। तो फंक्शन बना तो दिया हूं बट कॉल नहीं किया हूं मैं, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिए, कंट्रोल एस, गो लाइव। अलर्ट आ गया, 6 और 7 का सम क्या होगा, लेकिन यहाँ प्रिंट नहीं किया। अब अगर देख कोई एरर भी नहीं आया, खुश हो लोगे कि चलो एरर तो नहीं आया, एरर आया है। कहाँ दिखेगा, कंसोल पे क्या दिख रहा है, C is not defined, C is not defined। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आप C को यूज कर रहे हो फंक्शन के ब्लॉक के बाहर से, और C क्या है, एक लोकल वेरिएबल। आप क्या बोलोगे, हियर C is a local variable, C एक लोकल वेरिएबल है, आप इसको बाहर से यूज नहीं कर सकते। अच्छी बात है। अगर बाय द वे मैंने ऐसे कहीं लिखा है यहाँ पे where C, और C का वैल्यू हमने डाल दिया 22, डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब A को यहाँ भी यूज किया जाएगा, यहाँ क्या बोलोगे, हियर A इज ग्लोबल वेरिएबल। अगर इसकी बात करें तो क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल। अब हम C को तो यहाँ से नहीं यूज कर सकते, बट A को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और फंक्शन के ब्लॉक में तो यूज कर ही रहे हैं, क्योंकि देख रहे होगे यहाँ पे। अब वापस आता हूँ मैं, क्या ये सही है, नहीं, अभी जाके सही है, और साथ में यहाँ भी प्रिंट हो रहा है। तो ग्लोबल वेरिएबल होने का फायदा ये है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं से भी यूज कर सकते हो, और आप ग्लोबल को लोकल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कहीं भी हमने ब्लॉक में A को डिक्लेयर किया है क्या, नहीं किया है, लेकिन A को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टॉप टू डाउन जाता है, टॉप टू डाउन जाता है।
हाँ बिल्कुल, हालांकि इसमें गलत नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम क्या बता दिए हैं कि यहाँ कॉन्सेप्ट किसका होता है, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और होस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप पहले यूज कर लो, बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब उधारी खिलाता है, पहले इस्तेमाल कीजिए बाद में फिर पे कीजिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लैंग्वेज में क्या है, एरर है। दूसरे किसी भी लैंग्वेज में आप अगर सोचो कि डिक्लेयर बाद में कर लेंगे और पहले यूज कर लेते हैं तो एरर आएगा, चाहे वो पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, C++, C#, सभी जगह पे, PHP विजन, वहां भी कम से कम 2-3 को तो कंपेयर कर ही सकते हो। सी पढ़े हो ना, कम से कम पाइथन पढ़े हो ना, PHP पढ़ोगे ना, तो 3-4 के साथ तो कंपैरिजन हो ही जाता है। अब तुम्हारा कंसर्न ये है कि कैसे चलता है, तो इसका टॉप डाउन अप्रोच होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जो इंटरप्रेटर है, जैसे इसके केस में जो इंटरप्रेटर होता है, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है उसको बोलते हैं V8। तो V8 क्या करता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है कि जैसे मान लो कि हमने ये फंक्शन यहाँ पे नहीं कॉल किया, उड़ा लेते हैं यहाँ से हम लोग, इसको कॉल मैं कहाँ से कर लेता हूँ, फंक्शन बनाने के पहले, डिक्लेयर करने के पहले, करेक्ट। तो इसको जहां दिखेगा ऐड, तो ये समझेगा कि इसी प्रोग्राम में ऐड कहीं भी डिक्लेयर्ड है, तो ये सर्च करना शुरू करेगा, इज देयर ऐड फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस प्रोग्राम। हाँ, तो हम ये इतना जल्दी करता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे ही इसको मिला, मतलब V8 इंजन को जैसे ही दिखा ऐड, तो ये देखेगा कि ऐड का क्या डेफिनेशन है। अरे भाई ये तो ऐड क्या है, ये तो कॉल है, ये क्या बोलोगे, ये क्या है, फंक्शन कॉल इसको बोला जाता है। अरे रुक जाओ, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो जब आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो भैया इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि इसमें आम इमली अमरूद क्या करना है मुझे, तो इसका डेफिनेशन बिना देखे तो होगा नहीं। तो इसका डेफिनेशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कोई वकील साहब हैं, किसी केस पे तभी न जीरा करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे जब केस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या मैटर है। तो उसी तरीके से इंटरप्रेटर को खाली फंक्शन का नाम देख के नहीं समझ में आता है, इंटरप्रेटर को क्या देख के समझ में आता है, उसका डेफिनेशन। इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल और इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है। तो जैसे ही एक फंक्शन कॉल हुआ तो V8 ये देखेगा कि ऐड का डेफिनेशन कहाँ है, जहां इसको डेफिनेशन मिलेगा वहां से कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। चलिए रिफ्रेश करता हूं। यही शायद सवाल तुम्हारा रहा था कि पहले कॉल कर लेंगे तो क्या होगा, क्या कि कुछ और था, पहले कॉल कर लेंगे तो सब कुछ संभाल लेगा कोई और, जिसका नाम है इंटरप्रेटर या जावास्क्रिप्ट इंजन, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा तुम्हें सुविधा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का एक और बहुत बेहतरीन हमें लगता है फीचर कि आप स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ो, वो स्ट्रिंग को अपने आप नंबर में बदल लेगा। दूसरे लैंग्वेज में एरर देगा कि स्ट्रिंग को आप नंबर के साथ नहीं ऐड कर सकते। हाँ, क्या उल्टा करना, इतना बेवकूफ नहीं है जावास्क्रिप्ट, वो समझ जाता है कि अगर यूजर स्ट्रिंग के साथ नंबर डाल रहा है तो वो कॉन्केटिनेट करने के लिए नहीं कर रहा है, वो ऐड करने के लिए कर रहा है। अगर करना है तो फिर एक्सप्लिसिटली कीजिए। हाँ, उसको देखते हैं। इम्प्लिसिट तो है ना, तो खुद को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट उसी को बोलते हैं ना। ना ना, वो तो एक्सप्लिसिट हुआ। जब
खुद से कोई आ जाए तो उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे, जब उसको बुलाना पड़े तब उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। जैसे कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट सुनी होगी, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉल होता है कि एक्सप्लिसिट कॉल होता है? इम्प्लिसिट कॉल होता है, मतलब स्वतः। इम्प्लिसिट कहने का मतलब स्वतः, अपने आप, हमको उसके लिए कुछ करने का अलग से जरूरत ना पड़े, उसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट। हटाओ इस कोड को। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया बारीकी जावास्क्रिप्ट का। अब बढ़ते हैं, ये अच्छा एक और चेक करना था, क्या भी बोली थी, कन्वर्जन। हाँ चलो, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे ए इक्वल टू डबल कोट 55, ठीक है, बी इक्वल टू 45, चलेगा। अब दोनों का टाइप देख लेते हैं जरा, हो सकता है आपको पहले टाइप देखना भी सीख लेते हैं। तो बहुत बार डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर लिए, जब आप एज अ डेवलपर काम कर रहे होगे, अगर आपको कुछ चेक चाक करना है, चेक चाक मतलब समझ रहे हो, कुछ भी देखना है सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो उसको बार बार पेज पे नहीं प्रिंट करते हैं। पेज किसके लिए है? आउटपुट के लिए, लेमैन के लिए, एक एंड यूजर के लिए। डेवलपर्स के लिए पेज नहीं है। वो कहाँ चेक करेगा? कंसोल पे। कहाँ? कंसोल पे। तो कंसोल पे कैसे हम आउटपुट चेक करेंगे? तो इसके लिए मुझे लिखना होगा console.log। अब से जब भी हम कुछ R&D कर रहे होंगे, कुछ भी रिसर्च वर्क कर रहे होंगे, तो हम कहाँ प्रिंट करेंगे उस आउटपुट को? कंसोल पे। तो console.log लिखेंगे। जैसे पेज पे छापने के लिए क्या था? document.write। कंसोल पे छापने के लिए क्या है? console.log। अब लॉग क्या करना है मुझे? मुझे टाइप देखना है। किसका टाइप देखना है भाई? ए का टाइप दिखा। हाँ, कुछ कोई ब्रैकेट नहीं। क्या बोले हम तुमको कि बहुत समझदार है। कैसू लिख देते हैं, बुरा नहीं मानता है। अगर सेमीकोलन दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। बाकी लैंग्वेज में दे तो भी बुरा मान जाएगा। पाइथन में दे दो तो एरर आ जाएगा, जावा में नहीं दो तो एरर आ जाएगा, सी में ना दो तो एरर आ जाएगा। टाइप ऑफ किसका देखना है मुझे? बी का। मैं इसमें सेमीकोलन नहीं देता हूँ जानबूझकर, एक में दिया हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ तो ऐसे भी कुछ नहीं आएगा। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चलें, ऐसे कोई एरर नहीं आएगा। क्या रहा है? स्ट्रिंग है पहले वाले के, दूसरे वाले का क्या है? नंबर। पहले वाले का क्या है? स्ट्रिंग, और दूसरे वाले का नंबर। अब अगर मुझे यहाँ ऐसा कुछ प्रिंट करना होता, थोड़ा और इसको अच्छा से बना देते हैं। डेटा टाइप ऑफ ए इज, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं? डेटा टाइप ऑफ बी इज। अब जरा इस पे हम कंसोल पे भी गौर करें तो देखो तो कुछ फर्क आया समझ में। अब पहले ऐसे नहीं समझ में आ रहा था कि स्ट्रिंग किसका है और इस किसका है। अब साफ साफ पता चल रहा है, ए का स्ट्रिंग है, बी का नंबर है। ठीक है, एक काम और करें, हाफ ऑफ स्क्रीन पे इसको रख लेते हैं और हाफ ऑफ स्क्रीन पे इसको रख लेते हैं। पैरेलल चेंज भी करते जाएंगे, रिजल्ट भी दिखता जाएगा। और सारा काम कहाँ कर लेते हैं हम लोग? कंसोल पे। ये भी कर लेते हैं बारी बारी से। अब देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ C इक्वल टू A प्लस बी। दूसरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर है, लेकिन यहाँ ये एरर नहीं है। अगर मैं फिर से लिख रहा हूँ console.log एडिशन ऑफ, और यहाँ पे मैं नंबर भी देना चाह रहा हूँ, तो A एंड यही ना B इज C। अब देखो अभी क्या आ रहा है? एडिशन ऑफ 55 एंड 45 इज
कोई एरर नहीं दिया, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में डायरेक्ट एरर थ्रो करता कि आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। और इसने क्या किया, इसने ऐड किया, लेकिन ऐड नहीं, कॉन्कैटिनेट बोलेंगे इसको, है ना, ऐड नहीं किया। अब रही बात कि ठीक है, इसने कॉन्कैटिनेट किया, ऐड नहीं किया। अब कंसर्न ये है कि हमको ऐड करवाना, इम्प्लिसिटली ये क्या, हाँ नहीं, अब इसका क्या टाइप होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग होगा, टाइप ऑफ सी इज सी। सी का टाइप क्या होगा, सी। ये रिजल्ट आया, उसी को देख के आप बोल सकते हैं कि उसका टाइप क्या होगा। अब हमें मान लो कि यहाँ पे इसको 55 ही कर देता हूँ। अब वापिस से देखो क्या आ रहा है, सब नंबर है तो सम भी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने गलती से ये 55 ही डाल के रखा है, लेकिन मुझे इसको सम करना है। तो क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है ना ऑप्शन। इसके लिए ऑप्शन ये है आपका कि आप इसको कन्वर्ट कर दो, किसको कन्वर्ट कर दो, सी को। हाँ, सी को काहे को करोगे, ए को करो तो लिखोगे ए इक्वल टू नंबर और क्या डाल देंगे ए। तो इसने क्या किया, ए को नंबर में कन्वर्ट किया और वापिस ए में डाल दिया। तो कितना आसान है ना। अब ये जो हम किए हैं ना अभी अपर्णा, ये है एक्सप्लिसिट। ये क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि हमने यहाँ बताया लिख करके कि ए को नंबर में कन्वर्ट करो। अच्छी बात है, चलो ये ठीक, वापस ऐसा कर दिया हमने। हाँ बिल्कुल, हाँ अगर देखो, इसलिए हायरार्की है, समझो इस बात को। इसको हायरार्की नहीं बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का नाम सुनी है, हाँ, लेकिन ये तुम अधूरा बोल रही हो। ओवरलोडिंग का मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ काइंड ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग फंक्शन का भी होता है और ऑपरेटर का भी होता है। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है व्हेन अ फंक्शन और एन ऑपरेटर हैज परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट केसेस, है ना, देन इट्स कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ दैट फंक्शन और ओवरलोडिंग ऑफ दैट ऑपरेटर। अगर कोई ऑपरेटर या कोई फंक्शन अलग अलग इनपुट पे अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो समझ लो वहां पे क्या है, वो ओवरलोड हो रहा है। क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहां अगर हमने प्लस लगाया तो ये क्या किया जानते हो, इसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं किया, स्ट्रिंग के साथ नंबर को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। प्लस से क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन भी होता है। अब देखो ना, यहां अगर ये 55 में डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो अभी ये क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है बच्चा। तो यही प्लस ऑपरेटर अभी दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। और अगर यही प्लस ऑपरेटर किसके बीच लगा हुआ है, स्ट्रिंग के बीच लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। तो प्लस ऑपरेटर का दो रोल है। अगर ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड भी स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेट कर देगा, अगर दोनों स्ट्रिंग है तो भी कॉन्कैटिनेट कर देगा, लेकिन दोनों जब इंटीजर है तो क्या करेगा, एडिशन। तो एक प्लस ऑपरेटर जो अलग अलग इनपुट पे क्या कर रहा है, अलग अलग ऑपरेशन कर रहा है ना, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग खाली फंक्शन का नहीं होता है, ओवरलोडिंग फंक्शन का भी होता है और ऑपरेटर का भी होता है। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इसके संतुष्टि के लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अभी
अभी भी इसका सुई वहीं पे अटका हुआ था, तो हम पे तो जरा भी भरोसा नहीं। चलो एक बात समझ लो कि सबसे बड़ा चीज होता है कि भरोसा। भरोसा अगर नहीं है सामने वाले पे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। नहीं मैटर करता है। अगर हम बोल रहे हैं तो ऐसी बात थोड़ी कि तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। कितने बैचेस पढ़ा दिए, कितना सब बुढ़ा के जॉब कर रहा है, ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। रही बात कि तुम्हारा अभी दिमाग कहाँ पे अटकल है कि सर बोले थे कि इसको अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, हम जान रहे हैं तुम्हारा दिमाग अभी वहीं पे सुई अटकल है। अब उस सुई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो वो इसलिए ऐसा हुआ बच्चा कि प्लस ऑपरेटर एडिशन भी करता है, कॉन्केटिनेशन भी करता है। तो इसको दोनों एक स्ट्रिंग मिल गया तो कॉन्केटिनेट कर दिया, तो कन्वर्ट नहीं किया। ये कन्वर्ट कब करेगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब सोचो, अब जरा बताओ अगर समझ में आया तो। अरे तुम लोग को गलत हम नहीं बताएं एक लाइन। ये अभी कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ है? अगर कन्वर्ट नहीं होता तो स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई करता। तो हम क्या बोले थे शुरू में? यही ना बोले थे कि जावास्क्रिप्ट खुद से भी कन्वर्ट कर देता है। खुद से जो कन्वर्ट करता है उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको क्या बोला जाता है? टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसको सबसे ज्यादा लगा होगा कि प्लस कर दिए तो सर तो बोले थे कि जोड़ कर देगा, ही तो कॉन्केटिनेट कर दिया। क्योंकि हाँ होता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई ओवरलोडिंग नहीं है। सर हम इसलिए बोले थे क्योंकि हमको लगा ना कि जैसे प्लस कर रहा है तो पहला डेटा को देखिए जैसे ओवरलोडिंग हो रहा है तो 2 टाइप का आउटपुट दे सकता है। तो हो सकता है सेकंड बार ही एग्जीक्यूट करे या ऊपर नीचे करके देखे तो कुछ और हो गया, इसलिए बोले। अच्छा चलो उस बात को वहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उतना समय भी नहीं है मेरे पास, सबका समाधान करेंगे उससे जल्दी कुछ ज़्यादा सीखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग सिखाई दिए। अगर मान लो कि इसको भी मैं 45 कर दूं, क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का जरूरत ही नहीं महसूस हुआ जावास्क्रिप्ट को। अच्छा अगर मान लो कि अभी मैं प्लस कर दूं तो वापस नॉर्मल। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ए को कन्वर्ट कर दो, ऑल राइट। बी को भी क्या कर लो? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। अब क्या रिजल्ट आएगा? अब क्या रिजल्ट आएगा? ए और बी। अच्छा कंट्रोल एक्स कन्वर्ट करने के बाद बात कर लो। अब क्या आएगा? 245। तो पहले से वैल्यू मेरा इंटीजर था, बाद में हमने उसको स्ट्रिंग किया। हालांकि ऐसा करने का कोई हमारा भी प्रॉपर रीजन नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने करा है। इंटीजर को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को इंटीजर में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। इसे बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जो अपने आप एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आगे बढ़े। तो कल कुछ प्रोजेक्ट भी बोले थे क्या करने को? अब जरा आप कुछ प्रोजेक्ट देख लें। आज हमने इसमें से अगर टॉपिक की बात करें तो हमने वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप वगैरह को कवर किया। कल कुछ अभी ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया, बाकी ऑपरेटर कल करते हैं या इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ होगा। तो कल से बेसिकली हम लोग देखेंगे इसके बारे में, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, जो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग।
हाँ, क्या बोले थे करने को? हाँ, तो हमें एक पॉपअप फॉर्म बनाना है जिसमें कि किसी बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म अपीयर हो, और उस फॉर्म में क्लोज का एक बटन भी बना हो, उस पर जब क्लिक करें तो डिसअपीयर हो जाए। ऐसा ही कुछ करना था मुझे। जैसे बहुत सारे, अच्छा कल इसका हम एग्जांपल भी लाइव दिखाए थे ना शायद, कोई साइट खोल करके। हाँ, आ रहा था ना, दिखाए थे। तो वैसा ही कुछ करना है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट बोले करने को, तो याद रखिए कि प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम होना चाहिए डिजाइनिंग का। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? डिजाइनिंग का काम आप सबसे पहले करो। डिजाइनिंग के बाद दूसरा काम आप किसका करोगे? स्टाइलिंग का। और तीसरा काम आपको एक्शन का करना है, और चौथा काम आपको डेटाबेस का करना है। इस ऑर्डर को अगर याद रखोगे तो गलती होने का चांस भी कम रहेगा। क्या हुआ इसको? कमेंट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? डिजाइनिंग का। दूसरा काम स्टाइलिंग का। और जब डिजाइनिंग बोल दिया गया, मतलब कहाँ कोड लिखने की बात हो रही है? इशारों में। हाँ, जब भी बात हो रही है डिजाइनिंग का, मतलब आपको क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है HTML। जब स्टाइलिंग की बात हो रही है तो आपको क्या लिखना है? स्टाइलिंग की बात हो रही है मतलब आपको CSS लिखना है। एक्शन की बात हो रहा हो तो क्या लिखना है आपको? JS लिखना है। और जब डेटाबेस की बात हो रहा होगा तब आपको कहेगा, हम लोग यहाँ सब काम PHP से करेंगे, तो हम PHP या पाइथन यूज कर रहे होंगे। सीधी सी बात है। ये अपने आप को बता के रखना है ताकि कोडवर्ड में भी हम लोग बात करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। जब डिजाइनिंग की बात तो HTML, जब स्टाइलिंग की बात CSS, एक्शन की बात JS, डेटाबेस की बात तो PHP या पाइथन। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाए, पहले डिजाइन बनाइए उसका। तो सबसे पहले बटन और फॉर्म का डिजाइन बना लिया जाए। तो सबसे पहले तो एक बटन बना लेना है मेरे को। बना लें? तो बटन बनाने के लिए बटन लिख लेता हूँ। बटन पे क्या वैल्यू शो करना है? तो बटन पे लॉगिन लिख लें, लॉगिन या साइन इन, लॉगिन या साइन इन, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। अब जरा आउटपुट देखें। फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं। यहाँ साइन इन का एक बटन बंद करके तो चला आया, ये नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम क्या बोले? पहले HTML पूरा लिख लो, उसके बाद उसका क्या लिखो? CSS लिखो। तो ठीक है। अब इसका कुछ न कुछ क्या दे देना चाहिए? कुछ न कुछ इसका ID दे देना चाहिए, कुछ न कुछ नाम दे देना चाहिए, ताकि इसको हम अलग अलग जगह से क्या कर सकें? टारगेट कर सकें। तो इसका ID क्या दे देता हूं मैं? ID दे देता हूं BTN1, BTN1 दे सकते हैं। और इसका नेम दे देता हूं BTN1 सेमी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। BTN1 इसका नाम भी है और ID भी है। अब मुझे क्या करना है? एक डिव बनाना है। एक क्या बनाना है? डिव बनाना है जो पूरे पेज को कवर कर ले। कैसा बना सकते हैं? एक डिव बनाना है जो पूरे पेज को कवर कर ले। तो डिव, और इसका आईडी क्या रख लेते हैं या क्लास क्या रख लेते हैं? डिव डॉट, और मान लो कि इसका क्लास रख लेता हूं मैं, क्या रखा जाए? पेज बॉडी, पेज बॉडी रख सकते हैं, PB, पेज बॉडी। अब मुझे एक फॉर्म बनाना है जो इसके बाहर बनाना है, इसके अंदर नहीं बनाना है। पेज बॉडी के अभी बाहर बनाना है।
तो फॉर्म बनाने के लिए भी क्या लेते हैं, एक डिव लेते हैं और इसका एक आईडी या क्लास ले लेते हैं। चलो इसका एक आईडी ले लेते हैं फॉर्म का, और फॉर्म का आईडी क्या ले लेते हैं, फॉर्म। FRM डाल दें, चलो FRM डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक डिव लेता हूं मैं, और इस डिव के अंदर हम लोग इस डिव का कुछ क्लास डाल देते हैं। इस डिव का क्या डाल देते हैं, क्लास डालते हैं। कुछ ज्यादा एस हो गया क्या, अब सही है। क्लास क्या डाल देता हूं मैं, इनपुट इनपुट डेटा, अब इसके अंदर हम लोग एक लेवल बना लेते हैं, लेवल बना लेते हैं, और लेवल पे क्या डालते हैं, यूजर आईडी। ऐसा डाल सकते हैं क्या, यूजर आईडी ऐसा डाल सकते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, इनपुट, और इनपुट टाइप क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं। नेम क्या रखें इसका, नेम आईडी रख देते हैं। नेम क्या रख लेते हैं, यूजर आईडी यही रख लेते हैं। इसका आईडी भी क्या रख लेते हैं, यूजर आईडी ही रख लेते हैं, है ना, यूजर आईडी ही रख लेते हैं। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और एक क्या बना लेते हैं, यूजर आईडी के जगह पे यहाँ पे क्या लिख करके आ जाए, पासवर्ड लिख करके आ जाए। और यहाँ नेम भी क्या कर दिया जाए, पासवर्ड, और आईडी भी इसका क्या डाल दें हम, पासवर्ड। और इस क्या इनपुट टाइप, हाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट ना लेकर के क्या ले लेना चाहिए, पासवर्ड ले लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद फिर क्या करना है, अच्छा फॉर्म तो बनाया ही नहीं मैं, ये बनाया हूँ नहीं, ये बटन लिया हूँ, एक डिव ले लिया हूँ, और ये जो डिव है फॉर्म, इस फॉर्म डिव के अंदर हमें फॉर्म बनाना है, दैट इज ये रहा पोस्ट। और ये जो फॉर्म है ना, कंट्रोल X, इसको कहाँ चिपका देना है, कौन सा डिव था, ये वाले डिव के बाहर कि अंदर में ना, इसके अंदर में यहाँ चिपका देना है। ये फॉर्म बंद हो गया। अब इसके अंदर एक और हमें क्या लेना है, डिव लेना है, और उस डिव के अंदर क्या देना है, बटन दे देना है। एक बटन बनाएंगे ना, एक हम लॉगिन का बटन बना देते हैं। तो चलो इसको भी इनपुट टाइप से ही ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, क्या ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू क्या डाल देते हैं, लॉगिन। वैल्यू क्या डाल देते हैं, लॉगिन। आईडी क्या डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, लॉगिन। और नेम क्या डाल देते हैं, नेम क्या डाल देते हैं इसका, ये भी डाल देते हैं, लॉगिन। अभी अगर आकर के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही होंगी, नहीं। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लगा दूँ, ये लेबल के बाद क्या लगा दूँ मैं, यहाँ पे BR लगा दूँ, क्या लगा दूँ, एक BR लगा दूँ। और यहाँ भी क्या लगा दूँ, एक BR लगा दिया जाए, इवन की 2 टाइम्स BR लगा दें। और यहाँ भी क्या लगा दें, एक BR लगा दें। अब ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब ये थोड़ा अभी तो दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब ज़रा इसको हमने क्या कर लेना है, सजा लेना है।
अच्छा ये पहले वाले प्रोजेक्ट में आ गया। सही है। अभी HTML का काम हमारा पूरा हो गया, अब CSS का काम हमें करना है। तो CSS का काम करना है तो CSS को पहले यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाए क्या? तो क्या लिखना पड़ता है? लिंक CSS। अब इसमें कहाँ चला हूँ मैं? स्टाइल वाले में। सबसे पहला काम क्या करना था, याद होगा आप लोगों को? यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करना है और क्या देना है आपको? मार्जिन दे देना है 0। चलिए पैडिंग क्या दे देना है? पैडिंग भी दे देना है 0 और बॉक्स साइजिंग क्या दे देना है? बॉर्डर बॉक्स। इतना तो काम हो गया। अब किसके लिए काम करना है? पहले वाले बटन के लिए कर लेना। पहले वाला बटन कहने का मतलब ये वाला जो बटन लिए हैं ना, जिसका आईडी क्या रखे हैं? btn1 रखे हैं। ज़रा इसके लिए हम लोग स्टाइलिंग कर लें btn1 का। तो क्या लिख सकते हैं? btn1 इसकी क्या स्टाइलिंग करनी है? तो क्या दे देना है इस पर? थोड़ा पैडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले पैडिंग 10 पिक्सल, चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर बॉक्स शैडो डाल दो 0 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स ब्लर, लेकिन रेडियस कहाँ तक जाना चाहिए? 6 पिक्सल्स और क्या रखो? रेड। ऐसा कुछ अब ये बटन दिखेगा। अब ये ऊपर की तरफ थोड़ा गया है, इसको थोड़ा नीचे करके लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैं लिया हूँ पैडिंग के जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ? मार्जिन ले लेता हूँ। मार्जिन कितना दे देता हूँ? 10 पिक्सल्स का। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़रा इसका विड्थ वगैरह ठीक कर दें। तो विड्थ वगैरह सेट करने के लिए विड्थ 100 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, विड्थ हाइट उतना भी बड़ा नहीं है सर, चलेगा क्या? कम कर लें आप। अब इसके फॉन्ट साइज इसके हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स का अगर रखते हैं तो क्या आएगा? कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। 30 बोल्ड करने के लिए क्या लिखना होता है? फॉन्ट वेट लिखना होता है ना, फॉन्ट वेट बोल्ड। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ मैं? बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ RGBA और रेड डाल देता हूँ कितना? 255 0 और 0.5। ट्रांसपेरेंसी क्या होगा? 0.5। अब इस पे वाइट कलर में आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका कलर कैसा कर दो? वाइट कर दो। तो एक साइन इन का बटन बन गया। बॉर्डर का कलर जो रखा गया है ब्लैक, वो सही नहीं लग रहा है, कुछ और कलर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स।
तो एक साइन इन का बटन हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ जब हम पॉइंटर ला रहे हैं तो क्या होना चाहिए था, हैंड का सिंबल होना चाहिए था। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, कर्सर क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर। अब देखते हैं यहाँ तक चीज़ें सही हो गई हैं अभी तक। अब बाकी चीज़ों को सही करना है। अब बाकी फॉर्म को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए फॉर्म किसके अंदर बनाए थे हम लोग, या फॉर्म से भी पहले ये जो बनाया है डार्क वाला ये जो पोर्शन बनाया हम लोग, कौन सा, ये इसको पहले कर लें सही। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो div क्लास अगर हम यहाँ पे क्या लिए हैं, pv, तो pv को टारगेट करें, डॉट pv का क्या देना है, यहाँ पे सबसे पहले विड्थ दे दें। विड्थ कितना रख लें, विड्थ रख लेते हैं 100%, पूरा का पूरा विड्थ लेना है। हाइट क्या ले लेना है, हाइट ले लेते हैं 100 VH, 100 VH, मतलब पूरा हाइट कवर कर लेना है। अब इसका बैकग्राउंड कलर कैसा ले लें, बैकग्राउंड कलर कैसा लिया जाए, लाइट ग्रे ऐसा ले सकते हैं क्या, लाइट ग्रे या लाइट ब्लू। लाइट ग्रे या लाइट ब्लू। अब समस्या ये है, ये ठीक है आ तो रहा है ये, लेकिन ये ढक लिया सब और ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो 2-3 समस्या है अभी। तो ये सबसे पीछे चला जाए, ये सबसे पीछे चला जाए, ये काम तो कर सकते हैं ना। तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, जेड इंडेक्स। पढ़े कि नहीं पढ़े, जेड इंडेक्स क्या डालेंगे यहाँ पे, 1 तो सबका रहता ही है, तो -1 डाल दो यार, इसका कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस जेड इंडेक्स इसका क्या डाल देंगे, -1। और बाकी का जेड इंडेक्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे इसका जेड इंडेक्स क्या डाल दें, नहीं 1 तो रहबे करता है। जेड इंडेक्स इसका मान लो कि डाल देते हैं हम 2। जेड इंडेक्स क्या डाल देते हैं इसका 2। अब हम चाहते हैं ऊपर से कवर करें, ये ऊपर से कवर अभी नहीं करके रखा है, कि करके रखा है, नहीं करके रखा है ना। ये अगर ऊपर से कवर करता तो वाइट एरिया थोड़ी दिखता है। तो ये जो बटन है अपना जगह छोड़ेगा तब तो कवर करेगा, नहीं। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्प्ले क्या करेंगे, या डिस्प्ले नहीं सॉरी, पोजीशन इसका क्या कर देते हैं, पोजीशन इसका हम कर देते हैं फिक्स्ड। क्या कर देते हैं, पोजीशन कर देते हैं इसका फिक्स्ड। अब जैसे ही पोजीशन फिक्स कर दिए तो अपना ही जगह छोड़ दिए। जैसे ही पोजीशन हम कर दिए इसका फिक्स तो अपना जगह ये छोड़ दिया। बाकी चीजें भी दिखने लगी। अब उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट। इसका पोजीशन क्या कर देते हैं, पोजीशन क्या कर देते हैं इसका एब्सोल्यूट। अब ये पूरा कवर कर लिया, यही चाहिए था ना मुझे। इसका पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया, पूरा कवर कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट सा दिख भी रहा है, अच्छा लग रहा है इसमें। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसकी अगर ऑपेसिटी कुछ कम करनी है, किसकी, ये बैकग्राउंड की ऑपेसिटी कुछ ज़्यादा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम हो जाए, या ऑपेसिटी बिल्कुल गायब ही हो जाए तो भी कर सकते हैं।
ऑपेसिटी क्या कर दें हम, 0.5% कर दें। अब दोबारा करके देखो, ये दिखेगा लेकिन बहुत फेंट सा दिखेगा, धुंधला सा दिखेगा। ऑपेसिटी जो पढ़े हैं उसको बस इम्प्लीमेंट करना है। अब जरा फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ तक इसको तो डिजाइन कर लिए, अब किसको डिजाइन कर लें। अब फॉर्म को हमें मिडिल में लेके आना है बच्चा, उसको फॉर्म को कहाँ लेके आना है, सेंटर में लेकर के आना है। ठीक है, तो फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए क्या करना होगा मुझे, पहले फॉर्म के लिए हमने नाम क्या लिया पहले वो देखना पड़ेगा। फॉर्म को एक डिव में रखा हूँ जिसका नाम है FRM। फॉर्म को एक डिव में रखा गया जिसका नाम क्या है, FRM। तो पहले FRM को हाइट और विड्थ दे दो भाई, और FRM को ID से टारगेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ID दिया हूं मैं। FRM सबसे पहले तो इसका क्या दे दिया जाए, विड्थ। विड्थ कितना रख लें हम, 500 पिक्सल्स। हाइट क्या रख लिया जाए इसका, 400 पिक्सल्स। और उसके बाद क्या दे दिया जाए, बॉर्डर। बॉर्डर क्या ले लें, 2 पिक्सल्स सॉलिड और ब्लैक। चलो अब जरा आउटपुट देखते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। ये कुछ बड़ा सा है, थोड़ा और छोटा कर लिया जाए। इसको डाल देता हूं मैं 400 या 300 बाई 300 का भी नॉट बैड। हाँ ठीक है, ये साइज भी डिसेंट साइज। अब इसी को हम लोग कहाँ लेकर के आ जाएं, सेंटर में लाना है मुझे इसको। बाद बाकी इसको हम इलाज करते रहेंगे। अब इसको सेंटर में कैसे लाएंगे बताइए। सेंटर में लाना है तो इसका भी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तब ना पोजीशन प्रॉपर्टी इसमें यूज करना पड़ेगा। तो पोजीशन प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ लिखते हो, पोजीशन क्या डाल दूं, एब्सोल्यूट डाल दूं। एब्सोल्यूट डाल देंगे तो अपना जगह छोड़ देगा ये। अब इसको छोड़ तो दिया, बट इसको कहाँ लगाना है ये तो बताओगे। तो अगर हम देते हैं यहाँ पे कि टॉप से कितना, ऊपर से कितना, 50%, मिडिल में लाना है तो क्या लिखेंगे यही ना, ऊपर से 50% और लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से भी कितना दे दो, 50%, तभी ना सेंटर में आएगा। लेकिन सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि इसका अपना भी तो विड्थ हाइट है। तो अपना जो विड्थ और हाइट है जिसकी वजह से वो सेंटर में आ तो जाएगा, लेकिन लगेगा कि वो सेंटर में नहीं है। और मुझे तो सेंटर में लगना चाहिए, आने से थोड़ी होता है। तो अगर अभी हम आउटपुट देखेंगे तो आ तो गया है लेकिन सेंटर में लग नहीं रहा है। तो कम से कम जितना इसका हाइट विड्थ है उतना टॉप से और उतना लेफ्ट से पीछे कर लेंगे तब ये सेंटर में आ जाएगा। ये लॉजिक है। जितना टॉप इसका हाइट है उतना टॉप से खिसका लो, जितना इसका विड्थ है उतना लेफ्ट से खिसका लो, तो ये मिडिल में आ जाएगा। अब ऐसा करने के लिए, अच्छा खिसकाने के लिए, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेंज करने के लिए CSS में कौन सा हम लोग पढ़े थे, किरण बताएगी। CSS में हम लोग पढ़े थे एक प्रॉपर्टी जो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर सकता था, खिसका सकता था। उसके बाद तुम्हारा ही नंबर आएगा और नहीं बता पाएगा। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म खिसकाना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म CSS का एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, उसमें ट्रांसलेट एक होता था। तो क्या लिख सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म क्या करना है मुझे, स्पेलिंग गलत लिखा हूँ क्या, हाँ सही है, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म क्या करना है मुझे, तो ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट क्या करना है, कुछ तो गलती है। गलती यह है कि सेमीकोलन नहीं दिया हुआ, मतलब किसी की गलती का सजा किसी और को दिया जाए। और यहाँ क्या डालना है मुझे, माइनस डाल देना है 50%, माइनस 50%, कॉमा माइनस 50%।
एक्स और वाई दोनों से माइनस कितना कर लो। अब जब इसको हम देखेंगे, रिफ्रेश करो, अब गलत हो गया ना, ट्रांसलेट, अब सही है। अब ये सेंटर में आ भी गया, तो ये लॉजिक समझ में आया सेंटर में लाने का। पहले टॉप से और लेफ्ट से 50% मार्जिन दे दो, तो एलिमेंट सेंटर में आ गया। लेकिन इसका हाइट और विड्थ ज्यादा होने के कारण आपको सेंटर में दिख नहीं रहा था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे सेंटर में अगर दिखाना था तो लॉजिक क्या लगाए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और जितना 50% हमने टॉप या लेफ्ट से भेजा था उतना हमने माइनस बुला लिया उस डायरेक्शन में। अब इसको हम सजा देते हैं, और अब कंसर्न ये है, इसको पहले सजाने के बाद कि यहाँ एक बटन बनाना है, और इस बटन पे क्लिक करें तब ये आए, ऐसे नहीं आ जाए। अभी क्या हो रहा है, ये बटन अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है, जानते हो क्यों? कि बटन बनाए हैं नहीं, इसको बनाएंगे क्लिक कर। जेड इंडेक्स तो चेंज किए हुए हैं, हाँ, इसका जेड इंडेक्स 2 डाले हुए हैं बटन का, और इसका क्या डाले हुए हैं, -1 डाले हुए हैं, नीचे ही जा चुका है। अब जरा किसको टारगेट करना पड़ेगा, टारगेट कर लेते हैं हम लोग इनपुट बॉक्स को। किसको? इनपुट बॉक्स को। फॉर्म हो गया, फॉर्म हो गया, क्लास क्या बनाया हूँ, इनपुट डेटा। टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, और कंटेंट किधर आ गया, सेंटर में आ गया। अब मुझे चारों तरफ से पैडिंग दे देना है इसमें। सबसे पहले चारों तरफ से क्या दे देना है, इंटरनल मार्जिन दे देना है, मान लो कि 50 px का। अब ज़रा देखते हैं, ओह कुछ ज़्यादा हो गया, 20 px। अब इस बटन को भी सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन खुद से भी कर सकते हैं ना आप लोग, तो हम मेन मुद्दे पे आ जाएं, इसको डिज़ाइन कर लेना खुद से। अब करना ये है कि यहाँ बटन के ऊपर कौन सा पीबी क्या खुल गया भाई, ये रहा ना, बस इसको थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं, यूज़र आईडी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सिर्फ यूज़र आईडी को नीचे करने के लिए इंडेक्स वाले में आ जा, देख तो यूज़र आईडी किस में लिखा गया है, इस पे है ना। अब इसका कुछ आईडी वाईडी तो रखा नहीं हो, कि रखा हूँ, नहीं रखा हूँ ना, आईडी डाल देता हूँ। फर्स्ट इनपुट, हाँ, फर्स्ट इनपुट बॉक्स। अब फर्स्ट इनपुट बॉक्स को टारगेट कर लो भाई थोड़ा, फर्स्ट इनपुट बॉक्स, और फर्स्ट इनपुट बॉक्स में क्या डाल देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप, टॉप से ले लेता हूँ कम से कम 20 पिक्सल का, ताकि जो ऊपर से बिल्कुल ऐसे आ रहा था वो चीज़ें थोड़ी सही हो जाएंगी। अब बाकी सब हम लोग सही कर लेंगे, आता ही होगा सब चीज़। अब यहाँ मुझे एक बटन बना करके लाना है, तो कई तरीके हैं, आप लोग को भी ऑलरेडी 2-3 तरीके बता चुका हूँ। फॉन्ट ऑसम का यूज़ बताए हैं, वहाँ से कर लो। बहुत सारा कोड आता है, HTML का कोड का यूज़ करके भी अलग अलग सिंबल ला सकते हो, आपकी मर्जी। तो अभी हम लोग एक कोड ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएं। क्या नाम है, ये है ना फॉर्म, ये रहा डिव। डिव के अंदर आ जा, और यहाँ हम लोग लेते हैं स्पैन,
स्पैन के अंदर हम लोग डालते हैं क्या, टाइम्स ऐसा कुछ। अब देखते हैं कि क्या कुछ आउटपुट आया, नहीं, ये काम हमारा नहीं कर रहा है। स्पैन के अंदर क्रॉस जैसा आ गया। और अगर याद नहीं भी रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग जाकर के यहाँ पे कोड सर्च कर सकते हैं, HTML कोड फॉर डिफरेंट सिंबल। आप सर्च कर लो जा करके कि कौन सा कोड किसके लिए यूज किया जाता है, और ये हम अपने प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे, तो इसलिए इतना चिंता नहीं करना कि ये कहाँ से याद रहेगा। तो अभी हमें क्रॉस का सिंबल लाना था, तो हमने यहाँ पे एक HTML का कोड यूज किया @times। अब इस स्पैन का कुछ ना कुछ क्या दे देते हैं, आईडी दे दें, आईडी दे देते हैं, और आईडी का नाम रख देते हैं क्लोज। दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। अब रही बात, अभी ऐसा आ रहा है, इस क्लोज को कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। तो करा क्या जाए, यहाँ आ जाए, क्लोज, और क्लोज को क्या देंगे यहाँ पे, लेफ्ट से ना, क्लोज का पहले तो पोजीशन दे दो। पोजीशन क्या दे देते हैं, एब्सोल्यूट। और दूसरा चीज क्या है, इसको लेफ्ट से कितना दे दिया जाए, टोटल साइज कितना था, शायद 400 ना, तो 400 था तो 380 दे दें। देखते हैं कहाँ तक पहुँचाइए, पहुँच गया अपनी जगह पे, यही पहुँचाना भी था। अब हम इसका थोड़ा सा विड्थ और हाइट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थोड़ा विड्थ, और ये ले नहीं पाएगा लेकिन, अच्छा देखते हैं, क्योंकि ये स्पैन है तो क्या है, इनलाइन है ना। विड्थ मान लीजिए कि 10 पिक्सल्स, वो एक क्या कर रहा है, विड्थ 10 पिक्सल, हाइट भी ले लेता हूँ 10 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ भी, और इस पे हम लोग कलर डाल देते हैं क्या, वाइट। डिस्प्ले क्या लेना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक। अब अच्छा, इसका विड्थ हाइट नहीं लिए ना, विड्थ तो लिए हैं, विड्थ तो लिए हैं ना, हाँ विड्थ ले नहीं रहा है इसका। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ का स्पेलिंग सही लिखे हैं, विड्थ भी लिया हूँ और हाइट भी लिया हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अब इसका हम कर्सर भी चेंज कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर ले लेते हैं, ये तो काम कर रहा है, पॉइंटर कम से कम बन गया। अब ज़रा देखें इसमें हम लोग, चलो ठीक है, फिर काम क्यों नहीं कर रहा है, होने स्पैन है तो उसी के लिए तो इसको इनलाइन ब्लॉक बनाया ना, स्पैन है इसलिए तो उसको इनलाइन ब्लॉक बनाया। हाँ अब काम करेगा, साइज कम था इसलिए वो नहीं लग रहा था कि है। मान लो 20 देते हैं, हाइट भी इसका क्या दे देते हैं, 20 दे देते हैं, काम करेगा, ना करने जैसा कुछ नहीं है। 360 डाल देता हूँ मैं, अब देखता हूँ, नहीं कुछ ज़्यादा कम हो गया जी, 370, सौ 75, 370,
ये बटन जैसा लग रहा है। अब इसको सेंटर में कर देना है। क्या कर देना है? तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर में आ जाना चाहिए। यस, सेंटर में आ गया। अब इसको सिर्फ क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। फॉन्ट वेट क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बनके हमारा तैयार हो गया। अब करना कहानी क्या है कि ये ऐसा नहीं आना चाहिए, जब इस पर हम क्लिक करें तो ये आना चाहिए। यही हमारा है ना कि जब हम इस पर क्लिक करें तब ये अपीयर। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। डिज़ाइन रेडी है, सब कुछ रेडी है, क्योंकि अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम करवा भी देंगे तो कम से कम 10 मिनट और लगेगा, 15 मिनट। पहली बात, अब 15 मिनट में समझ भी नहीं आएगा। रीज़न ये है कि अभी आप लोग को बताना पड़ेगा कि कैसे हम लोग CSS में अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स को जावास्क्रिप्ट में कैसे अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं, कैसे क्लासेस को ऐड करेंगे, कैसे क्लासेस को रिमूव करेंगे, तब जाकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो कल करते हैं। कल का टारगेट सबसे पहले रखेंगे कि कैसे हम लोग HTML के किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से टारगेट करते हैं। अगर ये सीख जाओगे तब ये जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। क्योंकि हम अभी ये छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जैसे ही इस पर क्लिक करें तब ये चीज़ आ जाए। यही ना हमारा टारगेट है।